अब हम बात करते हैं जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, धातु अधातु इनके भौतिक गुणों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, फिर उनमें अंतर भी करा दिया था। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोई धातु किसी भी पदार्थ के साथ में कैसा क्रिया करती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमने बात करी धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु वायु के साथ में अभिक्रिया करेगी तो क्या प्राप्त होगा, हम उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बनता है हमारा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं की जब हम वायु के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो, धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं, अधिकतर धातुएं वायु के साथ में जैसे ही क्रिया करेगी, ठीक है, तो बनाओगी धातु ऑक्साइड। क्या बनाओगी भाई, धातु ऑक्साइड। जैसे देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल भी देखो, यहाँ पर हमने लिया कॉपर। कॉपर एक क्या है, धातु, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई, तो कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई तो प्राप्त हुआ हमें कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्या है, धातु ऑक्साइड। क्या है, एक प्रकार का धातु ऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने क्या करी, ऑक्सीजन के साथ में कराई। ठीक है, तो जैसे हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्या है, धातु ऑक्साइड। क्या है, एक प्रकार का धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराओगे, ठीक है, तो उस समय क्या प्राप्त होगा, धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, धातु ऑक्साइड। फिर धातु ऑक्साइड से संबंधित एक प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं हम एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। एक नंबर में पूछ ले जाता है कि एनोडीकरण प्रक्रिया क्या होती है, आप लोगों से पूछ ले जाता है। ठीक है, तो एनोडीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। यानी कि एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जो कि विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा संपन्न कराई जाती है, एक परत बनाई जाती है जिससे एल्यूमिनियम को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि संक्षारित होने से बचाया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को समझा जाता है एनोडीकरण में। ठीक है, मतलब एनोडीकरण वही प्रक्रिया। देखो यहाँ पर, यानी कि ये एक धातु ऑक्साइड से संबंधित, ये जो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया उसी से संबंधित एक प्रक्रिया होती है एनोडीकरण। देखो इसमें क्या होता है, धातु की सतह पर विद्युत रासायनिक विधि द्वारा सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ठीक है, यानी कि धातु की सतह पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा, विद्युत रासायनिक विधि द्वारा सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत, किसकी परत बनाई जा रही है, ऑक्साइड की परत बना रही है। सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ ले जाता है। तो इसके बारे में आप लोग कैसे लिखोगे कि धातु की सतह पर विद्युत रासायनिक विधि द्वारा सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर ये परत चढ़ाई जाती है, एक सुरक्षात्मक परत होती है जो उसे संक्षारित होने से बचाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। क्या बोलते हैं भाई, एनोडीकरण। ठीक है, फिर ऐसा तो है नहीं कि सारी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी। अभी हमने आप लोगों को बताया कि धातुएं वायु के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, जब वो धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी जो धातुएं हैं वे ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, कुछ उससे अलग भी होगी जो उसके साथ क्रिया करने की नहीं। ठीक है, तो यहाँ नोट में एक पॉइंट बता रखा मैंने, कुछ ऐसी धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी धातुएं कौन कौन सी होगी, देखो जरा ध्यान से। एक तो होगा सोना, क्या होगा, जिसे बोलते हैं गोल्ड, इसका फॉर्मूला होगा Au। ठीक है, और दूसरी धातु क्या होगी, चांदी। क्या होगी, चांदी, जिसे बोलते हैं Ag। ठीक है, सिल्वर बोलते हैं सर। ठीक है, ये दो धातुएं ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी सोचो ये इसके साथ में ऑक्साइड बनाने की कोशिश करोगे तो बनने का नहीं, एकदम से क्रिया नहीं करने का जब ये। ठीक है, सोना और चांदी ये दो धातुएं ऐसी है
जो कभी भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी से संबंधित है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है भाई? उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसकी अभिक्रिया दर्शाइए, कुछ इस तरीके से भी पूछ ले जाता है पर्सन। ठीक है, काफी बार पेपर में आ भी चुका है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड से संबंधित देखो यहाँ पर क्या बोला गया, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ धातु ऑक्साइड जो यहाँ पर देखो हमने प्राप्त करे, इनमें से कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ भी और अक्षार के साथ भी, दोनों के साथ क्रिया करते हैं और साथ ही साथ लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोल लेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोल लेंगे? यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ में क्रिया करते हैं और साथ ही साथ लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभय का मतलब दो चीजों के साथ में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अम्ल के साथ भी अक्षार के साथ में दो चीज होगी, तो इसलिए बोल दिया उभय। क्या बोल दिया गया? उभय। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, Al2O3 इसका मतलब होगा मतलब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर ये BeO, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल दर्शाए उभयधर्मी ऑक्साइड के, अम्ल और अक्षार के साथ में क्रिया दर्शा रखे। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने HCl के साथ में कराई। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराई, तो देखो यहाँ पर प्राप्त हुआ AlCl3 जो कि एक प्रकार का लवण है प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त हुआ। इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH के साथ में कराई जो कि एक प्रकार का क्या है? अक्षार है। ठीक है, इसके साथ में जैसे क्रिया प्राप्त करिए मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? हम NaAlO3, ठीक है, जो कि एक प्रकार का लवण है, और इसके बाद क्या प्राप्त हुआ? हमें जल H2O। ठीक है, तो ये होता है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, नोट करो, इस तरह के टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो अब हम टॉपिक की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बनता है, याद देखो जरा ध्यान से। सोडियम को केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोडियम है, सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका क्या कारण है, क्यों रखा जाता है? ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। जो सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु होती है जो वायु के संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग। ठीक है, जिसका ज्वलन ताप भी बहुत कम होता है, यानी कि वो एकदम से वायु के संपर्क में आकर आग पकड़ेगी। जिस वायु के संपर्क में वो जो सोडियम धातु है ना हो, तो उससे बचाने के लिए उसे सोडियम या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे कि वहां पर, ठीक है, वो वायु के साथ में क्रिया ना कर सके। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, इसका आंसर यही है, सोडियम वायु के साथ संपर्क करके आग पकड़ लेती है। ठीक है, वायु के साथ संपर्क करके क्या करेगी? वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि ये धातुएं अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये क्या होगी? एक अधिक क्रियाशील धातु होती है, वह इनका ज्वलन ताप कम होता है। ज्वलन ताप क्या होगा? कम। ठीक है, अतः ये धातुएं वायु के संपर्क में न आए, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि वायु के संपर्क में ये ना आवे। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें क्या करते हैं? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्या होती है? एक अत्यंत क्रियाशील धातु होती है जो वायु के संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए हम वायु के संपर्क से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जो सोडियम है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि वो वायु से क्रिया ना कर सके, ठीक है, उसमें आग ना लग सके। ठीक है, उससे बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हमने आप लोगों को, देखो ये जो टॉपिक जितने भी थे, ये धातुओं की वायु के साथ क्रिया से संबंधित टॉपिक थे, जितने भी मैंने अभी तक समझाए। ठीक है, लेकिन वो था पहला पॉइंट। अब है दूसरा पॉइंट है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है,
पहले पॉइंट में मैंने आप लोगों को समझाया था धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया हो रही थी तो कौन कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया इस सब पिछले वाले टॉपिक में। ठीक है, अब जो टॉपिक आ रहा है वो है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया होगी करेगी तो क्या क्या होगा। ठीक है, वहां पर कौन कौन सी में धातु है जो धातु के साथ जल के साथ में अभिक्रिया कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ निम्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो धातुएं जो होती है जल के साथ निम्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है, कुछ ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है, कुछ गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं क्या करती है भाप के साथ में अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं भी करती है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले नंबर पर आता है धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो केवल ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो कुछ धातुएं केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं केवल ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। और वे कौन कौन सी धातुएं हैं देखो जरा ध्यान से। एक तो होगा सोडियम, क्या होगा फिर होगा पोटेशियम, और एक होगा कैल्शियम। ये तीन धातुएं ऐसी है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन धातु ऐसी है जो केवल ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करेगी। किसके साथ में? ठंडे जल। ठीक है, अगर इन्हें जल के साथ अभिक्रिया करनी तो जल कैसा होना चाहिए? ठंडा। कैसा होना चाहिए? ठंडा। तो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करने वाली धातु कौन कौन सी होगी? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये तीन धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर धातुओं की गर्म जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जो यानी कि गर्म जल होगा, ठीक है, उसके साथ में अभिक्रिया होगी तो वे कौन कौन सी धातु है उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ धातुएं केवल गर्म जल के साथ क्रिया करती है। ठीक है, तो गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? केवल एक ऐसी धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। गर्म जल के साथ केवल एक ही धातु है जो अभिक्रिया करेगी, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर आता धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया। धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया, तो कुछ धातुएं ऐसी है जो केवल भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। किसके साथ में अभिक्रिया करती है? भाप के साथ में। कुछ धातुएं केवल भाप के साथ क्रिया करती है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी धातु है? आयरन मतलब लोहा जिसे बोलते हैं, जिंक, एल्युमिनियम। आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, ये तीन धातु ऐसी है जो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पर कुछ धातु ऐसी भी है जो क्या करती है? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कौन कौन सी धातु उन्हें भी ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हमें पता लग ही गया कि ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातु अभिक्रिया करेगी। कौन कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, गर्म जल के साथ में मैग्नीशियम करेगी, और भाप के साथ में आयरन, जिंक और एल्युमिनियम, ये तीन धातुएं अभिक्रिया करेगी। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी है जो जल के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करने की। तो वे कौन कौन सी है देखो। एक तो होगा हमारा सोना जिसे बोलते हैं गोल्ड। ठीक है, फिर होगा चांदी जिसे बोलते हैं सिल्वर, जिसका फॉर्मूला होगा Ag। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर होता है लेड जिसे बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, ये ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो आपको, ठीक है, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये धातुओं की अब किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो इसको लिखो, देखो जरा ध्यान से। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यानी कि जब अम्ल जो तनु अम्ल है, ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। ठीक है, जितनी भी धातुएं, अधिकतर धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, वहां पर ये क्या करते हैं? अधिकतर जो अम्ल होते हैं, ठीक है, धातु के साथ में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं,
और क्रिया करने के बाद वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करने के पश्चात एक लवण भी बनाते हैं जो कि एक प्रकार से विषैला हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए धातुओं के बर्तनों में अधिकतर हम क्या करते हैं, खट्टे पदार्थों को नहीं रखते। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ धातुओं के साथ में क्रिया नहीं करती है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से अब यहाँ पर, तो हमने क्या पढ़ा अभी, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे धातु होगी मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई। किसके साथ कराई, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराई तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस निकली, नहीं निकली, हाइड्रोजन गैस दी ना। ठीक है, यानी कि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी जब धातु के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस जरूर उत्सर्जित होगी वहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराई। जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराई तो वहां पर वो प्राप्त हुआ जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। ठीक है, तो जो भी तनु अम्ल के साथ में धातु अभिक्रिया करेगी तो वो अधिकतर क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस जरूर देगी। ठीक है, तो ये थी धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब ये तो वे है जो धातु अब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो वे देखो मैंने यहाँ स्टार पॉइंट बना के लिख रखे, कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, वे कौन कौन सी धातुएं हैं जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इन्हें याद कर ले जरूर। देखो जरा ध्यान से, जैसे कॉपर, कॉपर ऐसी धातु होगी जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करने की। ठीक है, फिर चांदी, ठीक है, जिसे सिल्वर बोलते हैं, ये भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ऐसे ही पारा जिसे बोलते हैं Hg, ये भी तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो ये तीन धातुएं ऐसी है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन सी है, कॉपर, ठीक है, फिर चांदी और उसके बाद पारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, देखो इसी से संबंधित धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है। देखो नाइट्रिक अम्ल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपोर्टेंट लगा ली उसको, देखो जरा यहाँ पर इंपोर्टेंट को देखो, क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जब जो नाइट्रिक अम्ल, ये भी तो एक प्रकार का अम्ल होगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया तुम लोगों का। अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया ऊपर, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। क्या होगी भाई? हाइड्रोजन गैस। अब जब हम नाइट्रिक अम्ल, यह भी एक प्रकार का तनु अम्ल है, इसके साथ में अभिक्रिया करा रहे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं हो रही, तो इसका क्या कारण वो पूछा गया आप लोगों से। देखो जरा ध्यान से, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिससे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो इसकी हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की जो हाइड्रोजन गैस थी यहाँ पर, वो क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी, यानी कि उसका क्या होगा वहां पर? ऑक्सीकरण। ठीक है, ये हमने क्या बताया अभी, जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसकी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी तो वहां पर क्या बनेगा? ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो वहां पर बनेगा H2O। H2O क्या? एक प्रकार से जल का अणु, तो यहाँ पर जल में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए वहां हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ में ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन के अणु जुड़ोगे तो वहां पर जल के अणु बढ़ोगे, ना कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यही कारण है इसमें। देखो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिससे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित
हो जाती है। इसमें परिवर्तित हो जाती है भाई ये जल में, और स्वयं नाइट्रोजन के साथ अपचयित होकर, ठीक है, ये स्वयं जो होगी यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ में अपचयित होकर NO2, ठीक है, NO N2O में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी कि फिर जो ये बचे हुए यहाँ से NO3 है, ठीक है, ये NO2 NO और N2O में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब इसका नाइट्रिक अम्ल का अपचयन होता है, ठीक है, तो अपचयित होने के पश्चात ये गैसें प्राप्त हो सकती है, NO2 NO या N2 इनमें से प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस आगे का टॉपिक में भी प्राप्त लिखवाऊंगा आप लोगों को, नोट करो जरा सा। तो अब हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 1 या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है, और सक्रियता श्रेणी में जो ये धातुएं रखी गई है वो कौन से क्रम में रखी गई है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले रखी जाएगी जो धातु होगी वो होगी सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। तो अगर हल्की सी भी वायु के संपर्क में आई तो तुरंत अभिक्रिया करेगी, वहां पर कुछ ना कुछ अभिक्रिया करेगी वहां पर एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो सक्रियता श्रेणी क्या होगी, एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, जो धातुएं हैं उन्हें उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखेंगे, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। देखो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता एक ही होती है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया है, यानी कि घटते हुए क्रम में रखा गया। जैसे सबसे पहले देखो पोटेशियम क्या है भाई, फिर सोडियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना, ठीक है, गोल्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये धातुएं इस प्रकार से इस क्रम में रखी गई है जिनकी अभिक्रियाशीलता, ठीक है, सबसे अधिक होगी वो होगा सबसे ऊपर, और जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी उसे रखा गया है नीचे, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलेंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगी, इनकी घटती चले जाएगी, क्या चले जाएगी भाई, घटती, ठीक है। दिन का मान मतलब जो अभिक्रियाशीलता का जो मान है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटता चले जाएगा नीचे की ओर धातुओं के अनुसार। देखो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होगी वो होगी क्या, ठीक है, पोटेशियम, क्या होगी, पोटेशियम। सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो होगी पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में से कहाँ रखा गया, सबसे ऊपर, कहाँ रखा गया भाई, सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर रखा गया मतलब, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी, ठीक है। फिर उससे कम होगी सोडियम, फिर उससे कम होगी कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उससे कम होगी एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। धीरे 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 जैसे जैसे नीचे जाओगे तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु प्राप्त होगी आप लोगों को, कौन सी, सोना, गोल्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। सबसे कम होगी कौन, सोना, और सबसे अधिक क्या होगी हमारी, पोटेशियम, पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने सुना होगा सोडियम को, सोडियम वाला क्वेश्चन लिखवाया था मैंने आप लोगों को कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो वायु के संपर्क में आकर तुरंत अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया। तो वो इसी के कारण है, क्योंकि ये जो सबसे ऊपर धातुएं रखी गई है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो ऊपर धातुएं रखी गई है, ठीक है। ये वायु के साथ में अभिक्रिया कर तुरंत क्या करती है, वहां पर वायु पकड़ ले, मतलब आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो वहां पर एकदम से क्रिया होगी, तो यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी। तो इसलिए इन धातुओं को हमने क्या रखा, ऊपर रखा, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या होगी, सोना, ठीक है। सबसे अधिक क्या होगी, पोटेशियम, और सबसे कम क्या होगी,
सुन, ठीक है। तो ये थी हमारी सक्रियता श्रेणी। क्या थी ये? सक्रियता श्रेणी। नोट करो इसे।